गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो डेमो क्लास है ये एडवांस लेवल है, लास्ट का है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जो आप बड़े आराम से, अगर आपके पास चार्ट हैं तो आप चार्ट खोल के बैठिए और अभी कुछ एक जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा उसको आप लगाइए अपने चार्ट में और देखिए कि वर्क करती है या नहीं वर्क करती है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। पिछले 24 साल से मैं अभी रिसेंटली 3 एक साल के करीब जो है पढ़ाना शुरू किया है। तो मैं अपनी क्लास में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कंसल्टेंसी का। प्लस सभी के चार्ट्स को मैं बोलता हूँ आप लेकर के बैठिए पूरी फैमिली के, ताकि आप टेक्निक को अच्छे से डीपली समझ सकें। एक होता है पढ़ना पढ़ाना, और टेक्निक वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही है बाद में नहीं, उसी समय क्लास के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि वेदर द टेक्निक इज वर्किंग और नॉट। ये सबसे अच्छी चीज होती है। तो हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर क्या है वो मैं बताना चाहूंगा पहले आपको कि आप क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो D10 चार्ट है हमारा। D10 जो होता है, देखिए D1 कुंडली जो होती है इसका जो 10th हाउस होता है, ये समझ लीजिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है D10 चार्ट जो होता है दशमांश कुंडली। D10 जो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो आप इस चीज को अगर बारीकी से समझेंगे और बारीकी से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। एक तो पढ़ेंगे D10 के 12 भाव पढ़ेंगे हम। 12 हाउसेज ऑफ D10, इनके मीनिंग अलग होते हैं। जिस तरह हम D1 चार्ट पढ़ते हैं ठीक उसी तरह D10 भी चार्ट इंडिपेंडेंटली पढ़ा जाता है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर कि D10 हमारे को अप एंड डाउन्स बताता है, लाइफ में कब आएंगे। अप एंड डाउन्स बताएगा हमारे को। हमारे काम करने का तरीका क्या है वो बताता है D10, काम करने का तरीका। ठीक है, गलत लिखा गया, स्पेल इधर आनी थी मात्रा। काम करने का तरीका बताता है हमारे को। इसके बाद D10 के अंदर दशा का रिलेशनशिप देखेंगे। दशा संबंध, द रिलेशनशिप ऑफ दशा विद द D10 चार्ट, वो बहुत जरूरी है कि वो मेरी दशाएं मेरे को कैरियर में अपलिफ्ट करेंगी या मेरे कैरियर का बंटाधार हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बारीकी से समझेंगे। ठीक है जी। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अस्त ग्रह। अस्त ग्रह के बहुत डीपली इसमें पढ़ाया जाएगा। नॉर्मल होता है अस्त ग्रह, लेकिन इसका अलग से सिस्टम सारा बताया जाएगा। फिर आएगा आपको धूम पढ़ाया जाएगा। धूम एक ग्रह होता है, उपग्रह। धूम जो है उपग्रह होता है, इसको आप पढ़िए और इसको समझिए, ये भी बड़ा प्रभाव रखता है धूम जो है। उसके बाद आपको गुलिक के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, ये भी एक उपग्रह है। गुलिक, गुलिक भी पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस कोर्स का एक तो ये है दशा संबंध। मैं, मेरे पास कंसल्टेंसी में कोई भी चार्ट आता है ना, सबसे पहले मैं दशा संबंध D10 में देखता हूं कि कैरियर में वो दशा उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आगे चलते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है दग्ध राशि। दग्ध राशि का मतलब होता है जली हुई राशि, बर्न्ड साइन। साउथ के अंदर तमिलनाडु केरल में इट इज बीइंग कॉल्ड मंडूक राशि। मुंडूक बोला जाता है इसको। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं दग्ध राशि। दग्ध राशि के 4 भाग होते हैं। शुभ ग्रह के लिए नियम अलग होगा, शुभ वक्री ग्रह का नियम अलग होगा, पापी ग्रह का दग्ध राशि में मीनिंग अलग होगा, पापी वक्री ग्रह का कैलकुलेशन अलग होगा। तो दग्ध राशि के 4 भाग होते हैं, चारों भाग हम पढ़ेंगे और कुंडली देखने का मीनिंग बदल जाएगा। कल ही मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए कुंडली आई थी, नहीं सॉरी आज सुबह आई।
तो मैंने देखा कि जुपिटर का ट्रांजिट बड़ा नुकसान कर रहा है उसको, और जुपिटर सबसे ज्यादा खराब ग्रह रिजल्ट दे रहा है। सेकेंडली बिकॉज द पर्सन इज बॉर्न इन वर्गो असेंडेंट ना, तो वहां जुपिटर जो है फंक्शनल मैलेफिक हो गया, तो इस वजह से काफी गड़बड़ा। ऊपर से वो दग्ध राशि से भी संबंध बन गया, तो मैंने कहा पूरी कुंडली में सबसे खतरनाक ग्रह यही बन गया। आगे चलते हैं, हम ये पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, और प्लेनेटरी वॉर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेनेटरी वॉर। देखिए प्लेनेटरी वॉर के अंदर मंगल का रोल होता है मेन। जो ग्रह युद्ध में जीतेगा वही बेनिफिट देगा। आगे चलते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट, ये वाला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा दग्ध राशि इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा रिक्त राशियां, ये हम पढ़ेंगे रिक्त राशियां। क्यों रिक्त राशियां पढ़ेंगे? रिक्त राशियां D10 में ये बताएंगी कि इन ग्रहों की दशाओं में उन भावों के फल ही नहीं मिलने। करते रहो, जितने उपाय करने हैं कर लीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ रेमेडी, यू हैव टू बियर इट। तो क्या हमको लाभ होगा? हमको सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं। आई मेड अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन कि आप रेमेडी के पीछे मत भागिए, पहले आप टेक्निक को समझिए। क्या मेरी टेक्निक सटीक चल रही है? क्या मुझे रेमेडी की जरूरत है, या मेरे कार्मिक डेट्स हैं जिनको मुझे भोगना ही भोगना है? तो हमें इस तरीके से समझना है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, और जो इसके अलावा होगा मैं वो पढ़ाऊंगा। क्लास में पढ़ाते हुए कोई कुंडली आ जाती है या किसी का कोई पॉइंट होता है तो हम उसको क्लास में भी डिस्कस करते हैं। और मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक किसी को समझ नहीं आता मैं आगे नहीं चलता। आई रिपीट माई स्टेटमेंट मिनिमम ट्वाइस in the class itself and never mute to anyone in the class. Anyone can raise his voice to ask the question. कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बीच में कोई भी टोक सकता है, जी समझ नहीं आया दोबारा बताइए। तो उस तरीके से हम आगे चलेंगे। अब आते हैं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना है? एक सेकंड, हाँ हो गए, ज्वाइन हो गए। चलिए आगे चलते हैं, असली पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर। हम लोग अपने चार्ट को लगाते हैं और आपको सिखाते हैं। आपका चार्ट हो तो लेके बैठिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी पॉइंट बता देता हूं। कोर्स ये स्टार्ट होगा 15 जुलाई 24 को, मंडे यानी, और टाइमिंग इसका रहेगा 7 to 8 PM। बेसिकली टाइम रहेगा 7.5। उसके बाद डेली बेसिस पर क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, और ये 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा। किसी को ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसमें। और फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 3711 ओनली, सो यू कैन ज्वाइन एंड लर्न द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक। तो हमें इस चीज को समझना और सीखना है। अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास। आप अपने एंगल से देखिएगा क्या आपको समझ में आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा D1 चार्ट है, ये हमारा D10 चार्ट है। क्लियर? सिंपल सा पॉइंट है। देखिए लग्नेश आपकी इच्छाओं को बताता है कि मेरी इच्छाओं को पूर्ति कैसे होगी, वो लगन करेगा। या कोई भी भाव है, उसका स्वामी अपने भाव के प्रति जिम्मेदारी रखता है। पहले ऐसे समझना चाहिए हमें एस्ट्रोलॉजी। लगन की अलग जिम्मेदारी है, भाव की भी अलग जिम्मेदारी है, कि वो भाव समझना चाहता है कि मेरे को कैसे काम करना है। अगर आपका D1 का लग्नेश, जैसे यहां पर शनि है, अगर D10 में वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, कोई कितना भी लालच दे। सिंपल सी बात समझ में आ गई। D1 का लग्ने जो है, अगर D10 में अच्छी स्थिति में बैठा है, पाप प्रभाव में नहीं है, 6 8 12 से नहीं जुड़ा हुआ,
तो आप अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे। अब कोई आदमी गलत काम करता है, आपको टेक्निक मिल गई है कि उसका लग्नेश जो है D1 का, लगन कुंडली का लग्नेश अगर D10 में अफ्लिक्टेड है तो गलत काम कर सकता है, बशर्ते अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक व्यवसाय में मेरी वृद्धि होगी, यही क्वेश्चन होता है, या मेरा प्रमोशन होगा, या मेरी अच्छी जॉब लगेगी। ये पॉइंट्स होते हैं आपके ज्यादातर पूछने के लिए, जो भी लोग आपसे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं या आप जानना चाहते हैं। अगर आपका उसके बाद, आपको पहले मैंने बताया D1 का, उसके बाद D10 का लग्नेश देखिए, क्या वो शुभ प्रभाव में है, क्या वो पाप प्रभाव में है, ये डिफरेंस करके देखिए। शुभ प्रभाव में अगर वो भी है तो बहुत अच्छा है। फिर से सुनिए, ध्यान से समझिए। D1 का लग्नेश अगर D10 में अच्छी स्थिति में बैठा है, पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ प्रभाव में है, प्लस D10 का लग्नेश शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपका कैरियर बड़ी तेजी से अपलिफ्ट होता है। कुछ लोग देखते हैं ना, छोटी सी उम्र में अजी गूगल पे नौकरी मिल गई 1 करोड़ रुपए की, एक बच्चे को 25 लाख का पैकेज मिल गया। भैया उनके जो है कुंडली में योग अच्छे हैं, हमारे नहीं है तो हम धक्के खाते हैं, सीधी सी बात है। हर आदमी अपनी कर्म गति लिखवा के लाता है, वही काम पढ़ने का एस्ट्रोलॉजर का होता है। वो ढंग से पढ़ देता है तो बहुत अच्छी बात होती है। आगे चलते हैं। D10 के अंदर आप चेक करिए, वेदर देयर इज अ राहु सिटिंग इन द लग्ना और केतु सिटिंग इन द लग्ना in the D10 chart gives you up and downs in your career। एक बात और सीख लीजिए, राहु जहां भी बैठता है कुंडली में, अपने से दशम भाव को वो कंट्रोल कर लेता है। आपकी कुंडली में जहां मर्जी राहु बैठा हो, आप चेक कर लो, आपका जो 10th हाउस होगा राहु से, उसको वो राहु कंट्रोल करके बैठा होता है। तो ये चीज भी होती है। अगर आपके D10 के लगन में राहु या केतु है तो फ्लक्चुएशन दे गया। किसी भी डिविजनल चार्ट के लगन में राहु या केतु का आना शुभत्व नहीं होता, क्योंकि ये कार्मिक डेट्स वाले प्लेनेट हैं। और लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। लगना क्या है? आपकी आइडेंटिटी है टुवर्ड्स द समाज, कह लीजिए समाज में आप कैसे दिखते हैं या लोग आपको कैसे जानते हैं, दैट इज योर लगना। इस ढंग से आपने समझना है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे राहु केतु हो या पापी ग्रह हो या शुभ ग्रह फंक्शनल मैलेफिक बन जाए, ग्रह मैटीरियलिस्टिक लाइफ में इतने हर्डल्स नहीं देते। अगर हर्डल्स देते हैं तो बाद में उसकी प्राप्ति कराते जरूर हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पापी ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, पाप प्रभाव में आ जाए तो हर्डल्स के बाद लाइफ में, मेटीरियलिस्टिक लाइफ में वो ज्यादा मेहनत के बाद फल दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि फल नहीं देते, वो रिजल्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन जीव तत्व की वो हानि कर देते हैं। अब हम D10 चार्ट को पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूं ब्लैंक चार्ट ले लेता हूं, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड द थिंग, बिकॉज अगर प्रॉपर लेंगे चार्ट तो वो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आपने चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा कहां बैठा है D10 में, आपका कर्म क्षेत्र में मन का झुकाव कहां है, वो आप अपना चार्ट खोल के खुद देख लो। बड़ा आसान सा पॉइंट था, सिंपल सा पॉइंट है। आपका मेंटल एप्टीट्यूड बताता है, आपकी मानसिक स्थिति बताता है, समझ रहे हैं? अगर वो जरूरत से ज्यादा पीड़ित है तो आप काम का स्ट्रेस नहीं ले सकते। ये हमें D10 से देखना है। एक आदमी होता है ना, इतना काम का स्ट्रेस ले लेता फिर भी आराम से काम कर लेता है, और एक आदमी को हल्का सा भी काम दो उसमें वो स्ट्रेस ले लेता है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्ट्रेस। तो हमें इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को समझना होगा क्लास के अंदर।
अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा D10 है, ये लगन है असेंडेंट। ये लगन ये बताता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, वो D10 का लगनेश बताएगा। और D10 का लगन क्या बताता है, वो आपकी इच्छा है। समझ रहे हैं आप? मीनिंग का डिफरेंस सदैव याद रखिए। भाव इच्छा बताता है, भाव का स्वामी इच्छा की पूर्ति करेगा, कोई भी भाव हो। मैं लगन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लगना, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी भावा। अब आता है सेकेंड हाउस हमारा D10 का क्या कहता है, वो हमारी इंटेलिजेंस, IQ, बुद्धि को दर्शाता है। ये मीनिंग भी होता है। एक ये भी मीनिंग होता है सेकेंड हाउस का, वेदर आई विल ज्वाइन द पैटर्नल बिजनेस और नॉट। सेकेंड हाउस हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी बताता है कि वहां हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? क्या मैं फैमिली बिजनेस से जुड़ सकता हूं? अगर यहाँ पर शुभ प्रभाव है तो आप जुड़िए, आपको लाभ होगा। अगर यहाँ पाप प्रभाव है तो आपको लाभ नहीं होगा ना बाबा। पापा की अच्छी वाली दुकान चल रही थी, आप बैठे तो बंद हो गई, क्योंकि आपका सेकंड हाउस पाप प्रभाव में था, मैलेफिक अफ्लिक्शन में था। तो इसलिए आपको नहीं फली, दुकान पापा कर रहे थे, उनको फल रही थी। तो इस तरीके से हमें समझना है। थर्ड हाउस हमारे करेज को बताएगा। ये मैं D10 चार्ट पढ़ रहा हूं हल्का सा, क्लास में मेरे को डीपली एक और हर चीज समझानी है। जैसे कोई पूछेगा क्लास में, सर मेरा तो यहाँ चंद्रमा बैठा है, मेरा तो यहाँ मंगल बैठा है, तो आई विल एक्सप्लेन ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तो आराम से इजीली चलता हूँ, कोई भागम भागी नहीं है कि कोर्स खत्म करना है मुझे। मेरा उद्देश्य है कि आपको कैलकुलेटिव जो है और ट्रू एस्ट्रोलॉजी आपको मिले। जब तक आपके पास लॉजिक वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, आप सदैव भटकते रहोगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड हाउस आपके करेज को बताता है, आपके एफर्ट्स को भी बताता है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, वो आपके एफर्ट्स को बताता है थर्ड हाउस। आप कितना एफर्ट्स कर रहे हैं। फोर्थ हाउस आपके सुख भाव है, आपके कर्मों से आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। अब आप कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पाप प्रभाव आ रहा है। लोग कहते हैं ना, सर मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। भैया तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है ना चार्ट में, तो इसलिए होता है तुम्हारा। अब आप समझ गए सुख दुख। फिफ्थ हाउस आपका IQ लेवल, आपका इंटेलिजेंस ही बताता है। फिफ्थ हाउस आपका IQ लेवल बताता है कि आप कितना अच्छा कर सकेंगे। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत होते हैं IQ लेवल वाले पॉइंट्स के अंदर। फिफ्थ हाउस हैविंग अ टू मच मैलेफिक एफ्लिक्शन, देन इन दैट केस क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं, यार मुझे ना वो बात याद नहीं आई, नहीं तो मैं इसके ऐसी तैसी कर देता। भूल जाता है आदमी, या ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाना, स्पॉन्टेनियस ना हो पाना, दैट इज योर फिफ्थ भाव है ना। आप देखो अपने फिफ्थ भाव में कि आप कुछ लोग जवाब जो है ना बहुत सटीक देते हैं, बड़ा जबरदस्त टू दी पॉइंट वाला, उनका फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा होगा। और कई लोग तो एक्सट्रीम जो है स्पॉन्टेनियस होते हैं, कैसे हो जाते हैं, उनका D1, D9, D10 सभी जगह फिफ्थ हाउस जो है अशुभ प्रभाव में होगा। देयर इज नो मैलेफिक एफ्लिक्शन ऑन द फिफ्थ भावा एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। छठा घर क्या बताता है, हमारे कर्म क्षेत्र के संघर्ष को बताता है। हम कितना संघर्ष कर सकते हैं, कितनी परेशानियां झेल सकते हैं, कितनी ऑब्स्टेकल्स को फेस कर सकते हैं। डेट इज योर सिक्स्थ भावा, वो ये बताएगा आपका D10 का। अब आ जाइए सेवंथ हाउस, ये सूक्ष्म भाव है, टेंथ का टेंथ है, ये सूक्ष्म भाव कहलाता है। सूक्ष्म भाव टेंथ से टेंथ है। हमें बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस का पार्टनरशिप, बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्सपेंडिचर, इनकम, अर्निंग, सारा कुछ हम देखेंगे बारीकी से। अब आते हैं एट्थ हाउस पर।
अब 8th हाउस सभी जगह ऑल ऑफ सडन है, ये कभी मत भूलिएगा। जीवन में जब भी कुछ ऑल ऑफ सडन हो, फोकस ऑन योर 8th भावा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फोकसिंग टू द राहु एंड केतु। Before going to see the Rahu and Ketu, I request you to see the 8th Bhava, 8th Lord and the transit of it. See the degree as well as the nakshatra. 8th हाउस जो है लाइफ में ऑल ऑफ सडन देगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। 9th हाउस क्या होता है? आपके कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियों को बताता है। मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी खोली, तो वो एक टाइम टेबल बनाएगा ना, सुबह 9 बजे ऑफिस खोलेगा, डेट इज योर 9th हाउस। आपका लंच टाइम का क्या कर्तव्य है, आपकी छुट्टी का क्या कर्तव्य है, आपके काम करने का क्या कर्तव्य है, ये सारा डिफाइन 9th हाउस करेगा। आगे चलते हैं। देखिए सीधी सी बात याद रखिए, किसी भी भाव पर पाप प्रभाव ज्यादा होगा तो वो पीड़ा देगा। जिन भावों पर पाप प्रभाव नहीं है वो पीड़ा नहीं देंगे। क्लियर? पर कोई कहे जी मेरे तो शुभ प्रभाव भी नहीं है, पाप प्रभाव भी नहीं है, पर वो ऑब्स्टेकल भी तो दे गया ना, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। देखिए दृष्टि जो होती है ना ग्रह की, उसका अर्थ होता है सपोर्ट। आप स्कूल में शरारतें भी की होंगी, आपके फ्रेंड ने इशारा करते थे ना क्लास के अंदर, इशारे में तू इसको छेड़, मैं देख लूंगा कुछ हुआ तो। आज भी बच्चे करते हैं स्कूल कॉलेज में। ऐसा नहीं है वो चीजें छूट गई, हम बड़े हो गए तो चीजें छूट गई, बचपन में हमने भी किया होगा, उसको इशारा किया। तो दृष्टि जो होती है ना ग्रह की, वो बहुत प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। 10th हाउस पर आते हैं। 10th हाउस हमको क्या देगा? 10th हाउस हमारे कर्म फलों को बताएगा कि हमारे कर्म फल किस दिशा में जा रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं या खराब दिशा में जा रहे हैं। ये हमारा 10th हाउस है। हमारे इस जन्मों के कर्मों का बही खाता है 10th हाउस। अब क्योंकि ये D1 के 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म में दशमांश कुंडली, तो हमारा लेखा जोखा बताता है हमारे कर्मों का। चित्रगुप्त कह लीजिए आप दूसरे भाषा के शब्दों के अंदर। तो इस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए देर इज नो प्लैनेट सिटिंग इन द 10th हाउस, ठीक है, तो आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। चेक करके देखिए। इफ देर इज नो प्लैनेट, neither planet sitting in the 10th bhava nor the planet aspecting the 10th house, तो आपके पास एक क्वालिटी ये है ना, गंगा गए तो गंगा राम हो गए, यमुना गए तो यमुना राम हो गए। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को आपके अंदर भगवान ने ढालने की क्षमता दे रखी है। अब आगे चलते हैं। 11th हाउस, ये हमारा उपचय भाव भी कहलाता है और तृष्णाय भी कहलाता है। 11th हाउस, यहाँ पापी ग्रह होता है तो हम लोग मेहनत से, संघर्ष से सफलता पा जाएंगे। शुभ ग्रह हमारे को हार्ड वर्क नहीं करने देगा। हमें धूप में धक्के खाने की आदत नहीं है। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो भाई साहब उसे तो एसी में बैठा दीजिए, चाहे 10 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करा लो, वो कर लेगा ऐसा हार्ड वर्क, पर कंफर्ट जोन में कर पाएगा। बाकी पापी ग्रह जो होते हैं वो हार्ड वर्क के बाद सफलता बहुत अच्छी देते हैं। आगे चलते हैं। 12वां घर हमारा क्या बनता है? लाभ हानि। साधारण भाषा में लाभ हानि जीवन की, और हमारा खर्चा। लाभ हानि, हमारा खर्चा, हमारी पीड़ा को भी बताता है 12वां भाव। तो हम किस प्रकार से इसको समझेंगे? क्लियर है? सिंपल सी बात है, मैंने हल्का सा बताया है 10th हाउस का। 10th हाउस के अंदर बहुत D10 का चार्ट पढ़ाने में मुझे कम से कम D10 चार्ट पढ़ाने में 5 दिन लगेंगे मुझे। मैंने तो सिर्फ 12 भाव बताए हैं, तो रुक के इक्के तो मुझे क्लास में बताने हैं। आप कुंडलियां लेके बैठना, अपनी भी लेके बैठो, घर वालों की भी लेके बैठो, पड़ोसियों की भी लेके बैठो। मैं तो कहता हूं लेके बैठो ना, ताकि मैं आपको सही ढंग से गाइड कर सकूं। आप पूछिए मेरे से क्वेरी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रिदम कई बार बन जाता है
कोई क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी क्लास में एक सज्जन है, उनको लाल किताब बहुत अच्छी आती है, तो मैं लाल किताब शुरू हो गया, टेक्निक्स बताई, उन्हें भी अच्छा लगा कि भाई लाल किताब भी बीच में पढ़ा दी मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा रिदम चला जाता है तो मैं नाड़ी पे चला जाता हूँ, रिदम मेरा बन जाता है, अच्छे लोग आते हैं तो मैं नाड़ी जैमनी कहीं पे भी चला जाता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है भाई, मैं ठहरा कंसल्टेंट भाई, सीधी बात, मैं तो किसी भी एंगल से चल पड़ूंगा। मुझे कोई दूसरा पार्ट या कोई बुक या वो सब देखना ये सेकेंडरी है मेरे लिए। आगे चलते हैं। जब दो ग्रहों का युद्ध होता है, युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट मंगल होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है, और जो ग्रह मंगल से हारेगा उसकी दशा में आपको जीवन में परेशानियां मिलनी तय हैं, पहले बता रहा हूं। करते रहो उपाय, उससे क्या होगा, थोड़ा सा एस्केप रूट मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड इन द D1, राइट? D1 में ही आप देख लीजिए, वहीं आपको पता लग जाएगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, D10 के। D10 चार्ट के अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट चीज और पढ़नी है वो है रिक्त राशियां। इन राशियों में बैठे ग्रह अपना फल ही नहीं देंगे दशा आने पर, फल नहीं है उनका, कोई फल नहीं मिलेगा। करते रहो उपाय जितने करने हैं, मुझे भी सिखाना उपाय करने के बाद कि जी मैंने तो उपाय करा था। भाई वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिक्त राशियों में बैठे हुए ग्रहों की दशाओं में उनके उन भावों के फल मिलेंगे नहीं। ये क्लास का मैटर है, आई रिवील इन द क्लास, यू कैन टेक योर चैट, आई कैन आस्क मी इन द क्लास, कैसा मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण क्या है कि जिसे फार्मूला पता लग जाए ना, उसको कोई पूछने की जरूरत नहीं। भाई आपने 10th में पढ़ा था ना, A+B² + 2AB, अब इसमें ए की वैल्यू भर दो, बी की वैल्यू भर दो, ए बी की वैल्यू भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको मैंने टेक्निक सिखा दी, अब किसी की भी कुंडली लगाओ, आपको समझ में आ गया, A+B² है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू डालिए, आंसर निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। रिक्त राशियों में नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे या रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो क्या है, हमारा D4 चार्ट। D4 चार्ट हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्लियर है? इसके 4 भाग होते हैं, सॉरी 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन करना, हाँ, 4 भाग होते हैं, किस तरीके से वो मैं क्लास में रिवील करूंगा, अभी मैं 3 पार्ट आपको बता रहा हूं। सानंद, सनक, सनातन, ये D4 के अंदर होते हैं पॉइंट्स। सानंद जो होता है आपका पहले वाला, ये आपकी खुशियों के बारे में बताएगा, यानी आप अपनी खुशियों के लिए कितना जुनून रखते हैं, इसका दूसरा अर्थ होता है जुनून, कि आपको खुशियां पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स कर सकते हैं, कितना करेज आप दिखा सकते हैं, तो वो चलेगा आपका सानंद, ठीक है? दूसरा जो है, दूसरा आएगा सानंद का, आनंद वाला एक अलग पॉइंट आएगा, मैं थोड़ा नहीं करना चाह रहा हूं, आनंद वाला आएगा। ऐसा आदमी कैसी भी परिस्थिति हो सदैव आनंद में रहेगा, सुख है दुख है, मस्त है मलंग है, ये भी होगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला,
कि वो खुशियां हारने के बाद प्राप्त भी करेगा। क्लियर है? और सनातन में खुशियां सदैव स्थायी रहती हैं। जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, खुशियां भगवान उनको देता रहता है। कुछ लोग स्मूथली जीवन निकाल लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिलहाल यहां मैंने इसका कुछ नहीं बताया, क्लास में इसके असली मीनिंग में आपको समझाऊंगा। यू विल बी शॉक्ड बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ सनातन, सनानंद, सनक। इनके मीनिंग क्लास में जैसे ही मैं D4 के अंदर बताऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। D4 के 12 भाव एक्सप्लेन किए जाएंगे जिनके मीनिंग अलग है। यहां ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा लाभ है। पर D4 में ये लॉस है भैया, क्योंकि ये 4th हाउस का 8th हाउस बनता है। ये कैसे भूल गए आप? क्योंकि आप डिविजनल चार्ट पढ़ रहे हैं। डिविजनल चार्ट में 4th हाउस से 8th हाउस बनता है 11th हाउस। In other word, you can also say it is a cheating. It can gives you a cheating yoga. हमको बारीकी से पढ़ना और समझना है। पूरे 12 भावों को अच्छे से समझाया जाएगा आपको। तो 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं। 4th हाउस D4 का आपके चरित्र को, आपके करेक्टर को बताता है। आप कितने अच्छे या बुरे व्यक्ति हैं, किसी के भी चरित्र को देखना है। D4 के 4th हाउस पर फोकस करिए। इफ देयर इज अ malefic planet over there having malefic affliction on the 4th bhava, the character of the person under doubt। मैं कभी किसी को गलत नहीं कहूंगा। हमें किसने अधिकार दिया? शास्त्र में लिखा है, पर आपने मर्यादा से बोलना है, मर्यादा से बात करनी है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर अब आप अपने चार्ट में चेक करो जो मैं टेक्निक देने जा रहा हूं। जो मैं टेक्निक देने जा रहा हूं, D1 का लगन कुंडली का 10th लॉर्ड, D4 के लगन या लगने से कोई भी रिलेशन रखेगा, आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। Am I right? Now again going to repeat it. D1 लगन कुंडली का 10th लॉर्ड को देखिए, क्या वो D4 के लगन या लग्नेश से संबंध बना रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। There are 1,000 rules out of which we are just having knowledge of 1 or 2, जो भी आपके पास है या मैंने कुछ आपको सिखाया या बताया। ऐसा नहीं है सिर्फ यही रिलेशन होगा तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, नहीं है तो नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आज जो विश्व में ज्योतिष है वो 100 का केवल 25% अवेलेबल है भाई साहब। बाकी 75% तो अवेलेबल ही नहीं है, वो है ही नहीं है, पता ही नहीं है हमको। हमको तो सिर्फ 25% ही ज्योतिष पता है 100 में से। बड़े बड़े विद्वानों तक को बोल रहा हूं, मतलब उनको भी जोड़ के, क्योंकि बहुत ये अनंत समुद्र है ज्योतिष। पराशर ऋषि जी ने 2 जन्म तो रिसर्च में लगाए थे, तीसरे जन्म में पराशर जी ने ग्रंथ लिखा, और हम लिख लेते हैं फलाना ढिमकाना, और हम अपने आप को फन्ने का कहने लग जाते हैं। मैं 24 साल बाद भी स्टूडेंट कहता हूं अपने आप को। मैं अपने आप को ये कहता हूं, मैं आज भी सीखता हूं। मेरी क्लास में आता है कोई, आई डोंट फील शाई एंड शेम। भाई साहब आपको पता है, सिखा दीजिए, मैंने कहा मना कर। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मुझे सारा पता है, तो भैया आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आप में अहंकार है। सदैव सीखते रहिए। गुरु नानक सिख धर्म में बहुत अच्छा कहा कि सीखते रहना चाहिए आदमी को। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, अंत समय तक सीखते रहिए। जब बड़े बड़े योगी यति पुरुष सॉरी बोल गए हमारे को कि हमें सीखते रहना है, तो हमें अहंकार क्यों लाना भैया? हमें ये कहना है कि हमने सीखना है। अब प्रॉपर्टी फ्रॉड भी पढ़ाया जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल कुंडलियां लेके पढ़ाता हूं।
थ्योरेटिकल तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मुझे पसंद ही नहीं है थ्योरी, तो मैं तो खुद बोर हो जाता हूँ। सामने वाले को पढ़ाऊंगा कैसे, वो चार्ट चाहिए। आगे चलते हैं। अब D4 के अंदर याद रखिए, राहु और केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बैंड भी बजा देंगे बड़ा सॉलिड वाला, और बहुत कुछ दिला भी देंगे। केतु जो होता है ना, इस समय बारिश आ रही है, बादल फट रहे हैं, वो ये बताएगा कि उसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। अर्थक्वेक आता है ना, उसमें किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, वो केतु बताएगा D4 के अंदर। बादल फट जाना, भूकंप आ जाना, प्राकृतिक आपदा में आपकी प्रॉपर्टी नष्ट हो सकती है, वो केतु बताता है। और राहु क्या बताता है? देयर कुड बी अ चिटिंग योगा इन योर लाइफ रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी। सिंपल। राहु और केतु का डिफरेंस समझ में आ गया प्रॉपर्टी के अंदर। केतु जो है वो प्राकृतिक आपदा से प्रॉपर्टी को नष्ट करता है, राहु चीटिंग से करा देता है। आगे चलते हैं। फिर लोग कहते हैं जी मैं फॉरेन जाऊंगा, तो D4 क्या है? आपके D1 का फोर्थ हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या मैं विदेश रहूंगा? आप अपना यहाँ का चतुर्भाव देखो, अगर पाप प्रभाव में है चतुर्भाव, तो आप विदेश रहेंगे, सिंपल सी बात है। फोर्थ लॉर्ड हैविंग कनेक्शन विद द 12th भावा इन द D4, the person may live in the foreign country, he may acquire the land over there or the building over there, simple। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ना है भैया? इसका और इसका संबंध पंचम नवम का हो गया ना, नवम विदेश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिनको भी विमल जी आपको जो पूछना है क्लास के एंड में कैमरा ऑन करके आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, while asking the query kindly open your camera please, it is an humble request। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड होगा, चीटिंग होगी, क्या होगा वो चीज देखेंगे हम प्रॉपर्टी के अंदर। एक सेकेंड। यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वो एक्चुअली क्या था, मेरी बैटरी का चार्जिंग खत्म हो रहा था, तो एकदम दिख गया मेरे को, नहीं तो एकदम क्लास गड़बड़ हो जाती। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, ये सब देखेंगे। प्रॉपर्टी में फ्रॉड देखेंगे हम D4 में, प्रॉपर्टी फ्रॉड, ठीक है ना, ये सब चीज देखेंगे। और चरित्र के बारे में देखेंगे आदमी में, चीटिंग भी समझेंगे, फ्रॉड के साथ चीटिंग भी क्या होती है, आजकल तो बहुत हो रहा है ना, तो इसलिए। फिर हम पढ़ेंगे दग्ध राशि, ये भी डायमंड पॉइंट है क्लास का, दग्ध राशि। दग्ध राशि बनती है दिन सोमवार मंगलवार दिन, तिथि पंचमी अष्टमी नवमी प्लस नक्षत्र, इसके योग से हमारी दग्ध राशि बनती है। इस दग्ध राशि में ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है तो रूल अलग है, शुभ ग्रह वक्री है तो रूल अलग है, पापी ग्रह है तो रूल अलग है, पापी ग्रह वक्री है तो रूल अलग है। चारों रूल अलग अलग चलेंगे, सेम रूल नहीं है। बात क्लियर हो गई? सिंपल सी बात है, दग्ध राशि से कुंडली देखने का मीनिंग बदल जाएगा। अब आते हैं हम, क्या है, D2 चार्ट पढ़ा जाएगा आपको। D2 चार्ट जिसे होरा कुंडली कहते हैं। इसमें मेरा जो पहला बैच था उसमें श्री AP कुमार जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, सबको मैंने डिग्री वाइज सिखाया था। उसमें शायद मालूम सर भी थे, डिग्री वाइज सिखाया था। आपकी कौन सी दशाएं शुभ जाएंगी, कौन सी दशाएं अशुभ जाएंगी, यू कैन इजीली सी। किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसके मम्मी पापा को आप बता सकते हैं
कि आपकी इन ग्रहों की दशाएं शुभ जाएंगी या शुभ जाएंगी। मैं कैलकुलेशन वाइज, डिग्री वाइज निकलवा करके आपको सिखाऊंगा। आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिए और चेक कर लीजिए क्लास में फेस टू फेस कि जी मेरी ये दशाएं ठीक गई थी, ये दशाएं खराब गई। आई एम टॉकिंग अबाउट दशा मीन्स द एमडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडीपीडी लाइक दैट, वो सेकेंडरी है। मेन मूल क्या है, हमारी महादशा शुभ जाएगी या शुभ जाएगी। और सबने क्लास के अंदर अच्छे से किया और मैंने उंगली पकड़ के सिखाया और सबने अपने चार्ट लगा लिए। तो ये भी सिखाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी दशाएं शुभ जाएंगी या अशुभ जाएंगी। अगर आपकी एज होगी, आप बचपन से लेके अब तक का चेक कर लीजिएगा, क्लास में वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको गुलिक भी पढ़ाया जाएगा इस क्लास में। गुलिक पढ़ाया जाएगा। गुलिक जो होता है ना, वो आपको पीड़ा देता है या किस प्रकार से आपको कष्ट होगा गुलिक से। गुलिक जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के नैसर्गिक गुणों की हानि कर देगा। गुलिक जिस भाव में बैठेगा उस भाव, उस राशि के नैसर्गिक गुणों में कमी कर देगा। गुलिक में इतनी शक्ति है। द डिस्पोजिटर ऑफ गुलिक, the dasha of dispositor of guli may also gives you some little bit trouble, some hurdles in your life. Even the dispositor of guli can give you can check from your own chart. आप अपनी अभी की दशा देख लीजिए, whether the dasha lord is the dispositor of the gulik or not. अब मान लीजिए सूर्य के साथ गुलिक बैठा है तो पिताजी को कष्ट होगा। हो सकता है आपके पापा दूर जॉब कर रहे हो, पापा को हेल्थ इश्यू हो, या आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, पापा से दूर हो गए, तो पिता से वियोग या पिता से डिस्टेंस दे देगा। इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे धूमा ग्रह के बारे में। धूमा धूमा ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक उपग्रह है, गुलिक भी उपग्रह है। अभी पीछे मेरा रिसेंटली मांदी का कोर्स हुआ था, जादू टोना भूत प्रेत सारा मैंने पढ़ाया। सबने क्लास में शेयर भी करी, अपने जानकारों की भी और अपनी बातें भी शेयर करी कि हाँ वो टेक्निक कितनी वर्क करती है मांदी, बिकॉज इट इज फ्रॉम द केरला और तमिलनाडु। ये वहां ज्यादा पढ़ी जाती है, उत्तर भारत में तो पता भी नहीं है। गुलिक के साथ आपको धूमा भी पढ़ाया जाएगा। सपोज समवन इज हैविंग धूमा इन द लगना, आप चेक कर लीजिए। सपोज समवन इज हैविंग धूमा इन द लगना इटसेल्फ, इज मींस व्हाट, उसका अर्थ ये है कि आप जो है क्रोधी व्यक्ति हो सकते हैं। धूमा सिटिंग इन द लगना, आपके अंदर बहादुरपन हो सकता है, आपका स्वभाव कठोर हो सकता है इफ धूमा इज सिटिंग इन द लगना। तो आप देखिए आपकी धूमा कहां बैठी है। क्लियर है बात, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं और अगला पॉइंट ये है कि मैं फिर से बताना चाहूंगा, जिसकी जो क्वेरी है वो मेरे से कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। कल ये कोर्स स्टार्ट होगा, 15 तारीख है कल, ठीक है, 15 जुलाई 24, 7.5 पर क्लास स्टार्ट होगा डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे 10 क्लासेस का ये कोर्स है। और 10 क्लासेस का कोर्स है। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। और इसका फी है ओनली 3711। इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, द रियल वन टेक्निक्स जो 110% वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है जो वर्क ना करे वो मैं पढ़ाता ही नहीं। अब आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। एनीवन कैन अनम्यूट हिमसेल्फ, कैन रेज द क्वेरी। यस मीनाक्षी, आप पूछिए मेरे से, अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्ते सर। सर ये जाना था ट्रांसफर का किस भाव से देखते हैं? क्या ट्रांसफर का, अगर ट्रांसफर देखना हो तो। ट्रांसफर के कई मीनिंग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का केतु 11th हाउस में आ जाए ट्रांजिट का, ट्रांसफर अपने आप हो जाता है, कोई एफर्ट, कोई जादू टोने की जरूरत ही नहीं है। वैसे थर्ड हाउस भी बताता है ट्रांसफर। ठीक है, आप क्लास थर्ड में हाउस। आइए, आपको बेहतरीन बताया जाएगा, चार्ट लगाएंगे, समझेंगे।
क्या दिक्कत है? ठीक है सर। ठीक है जी हाँ जी, विमल कुमार जी पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप सर? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो आपने आपकी आवाज कम आ रही है सर, काफी कम साउंड आ रहा है। एक मिनट मैं बढ़ाता हूँ सर। अब आ रहा है सर? हाँ बोलिए। सर आपने अभी बोला था कि D4 जो है D1 के चतुर्थ भाव का एक्सपेंशन है, तो विदेश में रहने का D4 जो क्या? है D1 के 4th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। हाँ जी हाँ जी। तो विदेश में रहने का क्या होता है? वो क्लास में आएंगे, आपको टेक्निक पूरी बता देंगे। अच्छा वैसे मैंने यहाँ हिंट भी दिया है, 4th लॉर्ड का 12th हाउस से कनेक्शन विदेश का होता है। मैं अच्छा तो चार्ट से पढ़ाऊंगा ना, ग्रह बैठे होंगे, कुंडलियां लगा करके सिखाऊंगा ना टेक्निक। फिलहाल मैंने ठीक है आपको सर। बता दिया 12th हाउस से लिंक है, तो फॉरेन में आ गए आदमी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर, वर्ग कुंडलियों में भी दृष्टि एस्पेक्ट होता है? सब करता है। दृष्टि एस्पेक्ट का मीनिंग भी होता है, बैठने का भी मीनिंग होता है। कितना वो ग्रह पावरफुल है जिसकी दृष्टि आ रही है, वो खुद ही पिटा पड़ा है तो उसकी दृष्टि कोई वर्क नहीं करेगी। दृष्टि का ये भी मीनिंग होता है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी राजवीर जी पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? अनम्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को। हाँ सर जी नमस्कार। बोलिए। हाँ जी नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें थोड़ा बहुत करियर प्रोफेशन का भी आप बताएंगे कि किस सर तरह से। कैरियर का तो आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो D10 सारा मेन 5 क्लास तो कैरियर पर ही लगनी है। हाँ तो ये अभी इसमें कवर होगा सर, ये वाली क्लास में? इसी में ही तो आएगा ना, 5 क्लास तो कैरियर पे ही पढ़ानी है ना मुझे। अच्छा अच्छा, तो जिसमें आप बता D10 कर के सकते हो। अंदर किन भावों का मुझे फल नहीं मिलेगा। मेरे पास जब भी कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है तो मैं वही तो देखता हूँ कि उसके कैरियर की लंका तो नहीं लगी पड़ी है। वही तो देखना, 5 क्लास चलेंगी कम से कम उसी पे। फिर उसके तो बाद इसमें D4 है, D2 जो है होरा चार्ट है कि उसकी दशा ही बंटाधार मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे? कैरियर में सही अपलिफ्टमेंट बात। नहीं है। वो भी टेक्निक पढ़ाई जाएगी ना सर आपको। ओके सर, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। चलिए, हैव अ गुड डे, क्लास में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग द वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स टू यू।